हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोथ पॉइंट बीजीपी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र की बुक से जो एईडीओ परीक्षा जो 14 अप्रैल से होने वाली है उनमें और बीपीएससी टीआरई 4.0 और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास है। ये जो बुक है न्यू एडिशन की है 2026 की। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के बारे में। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान इनके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो आपका 1992 से लेकर के 2026 तक जितने भी बीपीएससी ने पूछे हैं उन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो दोस्तों धैर्य बनाए रखेंगे। एक ही सेशन में हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक से प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सेशन है और ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के बुक के सभी चैप्टर जो है आगे कराऊंगा पूरा कंप्लीट। तो आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। तो चलिए बिना देरी की करते हुए शुरू करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ये चैप्टर वाइज दिया गया है, मात्रक से क्वेश्चंस है। तो पहला प्रश्न क्या है, एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रम इकाई है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ये विगत वर्षों यानी कि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और आइए इनमें देखते हैं क्या दिया गया है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होते हैं? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होते हैं। 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं। और एंगस्ट्रम का प्रतीक क्या होता है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी हमारा बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगले इनके समरी को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लेंथ वीडियो बन जाएगी, तो शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। तो एक प्रकाश वर्ष जो होते हैं वो किनके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक ही प्रश्न को जो है घुमा फिरा के पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रकाश का संबंध किससे? प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो हम जानते हैं कि भौतिक राशि 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। ये सभी जो है आपके ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, ये सभी क्या है? मूल भौतिक राशियां हैं। और इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होती है और पास्कल भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है कि दाब का इकाई, दाब का मात्रक क्या? सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम जानते हैं दाब को हम लोग पास्कल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कार्य की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है।
हम लोग जो है आज के इस पार्ट में बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 1992 से लेकर के 2026 तक में, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं इनके समरी को। कार्य क्या होता है? W बराबर FS होता है ना, यानी कि वर्क जो होते हैं वो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बराबर होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चुंबक के बल का मापन का इकाई क्या है? तो चुंबक के बल के मापन का इकाई जो होता है वो टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इनके अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हर्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ज में आवृत्ति मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बीपीएससी में पूछा गया है 2019 में। अब देखते हैं इनके कुछ टॉपिक्स क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जो है सामान्यतः 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति को ध्वनि को क्या करते हैं? सुनने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के कम जो रहेगा ध्वनि, तो वहां पे मनुष्य नहीं सुन पाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है। एक ही प्रश्न को घुमाया जा रहा है। अब आते हैं विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 12 में विद्युत धारा इकाई है। तो विद्युत धारा किसकी इकाई है? एम्पेयर की इकाई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? शक्ति का इकाई। तो शक्ति जिनके पास आएगा तो वाट लगा देगा, तो क्या हो जाएगी? विद्युत शक्ति की इकाई वाट। अगले प्रश्न को देखते हैं और इनको देखते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में विद्युत शक्ति की इकाई, सेम क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई वाट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? क्वेश्चन नंबर 15, कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है वो टेस्ला के समतुल्य है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है वो द्रव्यमान प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति के का जो है वो मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का A = क्या होता है? V - U/T, जहां आपका A क्या है? A एक्सेलरेशन है, V क्या है? V अंतिम वेग है। ठीक है, और U क्या है? U प्रारंभिक वेग है और T समय है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बल के बारे में, बल गुणनफल होता है। तो बल किसके गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण के, यानी कि फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो F बराबर ma, ये इसका सूत्र हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब हो जाएंगे। तो इनके एक समरी को एक नज़र देख लेते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि वाले वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी सदिश राशि है। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि उनमें दिशा नहीं होता है, तो अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए कौन सी राशि सदिश नहीं है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा आयतन। अगला प्रश्न है धारा घनत्व होता है, तो धारा घनत्व होता है किसके घनत्व होता है, एक सदिश राशि के घनत्व होते हैं धारा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं है। जस्ट ऊपर में थ्योरी में पढ़ा मैंने कि सदिश राशि गति नहीं है, आयतन नहीं है, दाब नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला टॉपिक से प्रश्न दिया गया है मापक यंत्र से, ठीक है, इनको देखेंगे। तो इनका पहला प्रश्न है कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो स्पीडोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर से जो है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं सोनार। सोनार के बारे में क्या कह रहा है कि सोनार तकनीकी में डैश उपयोग होता है, तो सबसे पहले सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों और अन्वेषण तथा मानचित्रों में किया जाता है। तो इनके अनुसार इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, उनके बारे में बताना है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर, ठीक है, मेल खा रहा है। एम मीटर विद्युत धारा मेल खाता है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी मेल खा रहा है। पर जो है आपका गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध, ये मेल नहीं खा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है, एमीटर से नापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था, बीपीएससी प्री 2018 में भी इन्हीं क्वेश्चन को पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा कहलाता है, तो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जो है अति सूक्ष्म वस्तुओं को हम इजी वे में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि ओडोमीटर, ऑडियोमीटर क्या मापता है, तो ऑडियोमीटर जो है वो जिस ऑडियोमीटर आपका क्या मापता है, ऑडियोमीटर क्या मापता है, तो मनुष्य के द्वारा जो सुनने की क्षमता होती है उनको ऑडियोमीटर मापते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऊंचाई दी गई, वायुमंडल दिया हुआ है, हृदय की गति दी गई है, ध्वनि की तीव्रता दी गई है, ये सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी के समय नापा जाता है, तो घड़ी के समय क्या नापा जाता है, घड़ी का समय नापा जाता है, किससे नापा जाता है, क्वार्ज क्रिस्टल के द्वारा नापा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। एक जिप्टो बराबर होते हैं, एक जिप्टो किनके बराबर होता है, 10 पे पावर -21 के बराबर होता है एक जिप्टो। 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक माइक्रो बराबर होते हैं, एक माइक्रो किसके बराबर होते हैं, 1/1000 मिमी के बराबर होते हैं। एक माइक्रो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर की दूरी जो है का तात्पर्य क्या है, तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य मीटर में 1000 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हम लोग जो है इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके ऑप्शंस को देखेंगे, जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं को रिवाइज करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 में 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10 पे पावर -12 ग्राम के बराबर होते हैं, बीपीएससी में पूछा गया है। पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होती है, तो कितनी समय अवधि होती है, 2 सेकंड की होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नहीं है। अब यांत्रिक से,
अगला चैप्टर फिर से स्टार्ट हो गया यांत्रिक से। इनमें जो भी प्रश्न है उनको देखेंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, किनके कारण कम होता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ये, और क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल का भी ये उल्लंघन नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीसरे नियम का उपयोग जो है, आप जानते हैं कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि तीरंदाजी में भी होता है, अंतरिक्ष रॉकेट में भी होता है, वेंचुरी मीटर में भी होता है। तो एक से अधिक हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इनका, किसी वस्तु को स्थिर वेग बनाए रखने के लिए, किसी वस्तु को स्थिर वेग बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा हो जाएगा? शुद्ध बल जो हो आवश्यक बल हो जाएगा, टीआरई 3 में पूछा गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 में। बॉल वायरिंग के उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल खेलते समय, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो यह गोलकीपर जो है वो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा काम करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो केंद्राभिमुखी बल जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में आपके घर्षण बल शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या हो जाएंगे? बाईं ओर झुक जाएंगे। किस कारण से झुकेंगे? तो जड़त्व के कारण झुक जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी। अगला पिंड है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 13, 14 और 15 ये सभी प्रश्न जो है प्रॉब्लम है इनमें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? यह 1/4 हो जाएगा, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है स्थूल पदार्थों के गुण से पूछे गए हैं, इनके टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है। तो जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंगीन दिखती है, इस घटना के कारण क्या कहलाता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है फिल्म दिखाई देती है और सुंदर रंग दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन कहलाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमस स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें किस पर काम करती है? तो ये जो है बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से जो है लबालब भरे हुए बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? जल का स्तर नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति होती है, तो किसके कारण होती है? पृष्ठ के
तनाव के कारण गोलाकार आकृति की वर्षा की बूंदें हो जाती है। सबसे ज्यादा सान्यता होती है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा सान्यता किसमें होती है, तो शहद में होती है सबसे ज्यादा सान्यता। देखिए इनको क्रम में दिखाया गया कि शहद में सबसे ज्यादा होता है, फिर खून में होता है, फिर जल में होता है, फिर वायु में होता है। ठीक है, सबसे कम वायु में और सबसे अधिक आपका शहद में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्यों बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए जो है आसानी से और जल्दी प्रेशर कुकर में खाना बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 1 से स्टार्ट हो चुका है, फिर से यहाँ सौर विकिरण। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पर परस्पर दिखाई देता है, तो 400 से लेकर के 700 एनएम पे दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दो कैंडेला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है तो वह क्या कहलाता है, 8 पाई ल्यूमेन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन सा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है, गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, ये बात सही है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज्यादा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है ऑप्शंस के अनुसार कांच में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कब संभव है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्यों होता है ये, क्योंकि ऑप्शंस को देखेंगे। प्रकाश की किरणें का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से प्रक्षेपक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं इनका क्या हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो कौन सा गुण नहीं बदलता है इनका, तो इनकी आवृत्ति नहीं बदलती है। एक वर्णी प्रकाश में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर में बदलता है, प्रवेश करता है, तो इनकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रंगों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्वेत प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके जो है उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूबलाइट में प्रकाश जो है ट्यूब के ठोस धातु में यानी कि ट्यूब के ठोस धातु में निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है या फिर नहीं बदलती है, तो इनका आवृत्ति नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश किसकी प्रकृति होती है, विकिरणों की होती है, जो तरंग एवं कण दोनों जो है समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि विवर्तन झांझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए
नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था, और यदि नीली रोशनी के एक स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो यह क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में कि आकाश नीला लगता है क्यों? तो आकाश नीला लगता है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसलिए आकाश जो है वो नीला प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, यह घटना जिनके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है 3 में। अगला प्रश्न है कि रात के समय खेलते आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो हम जो है इनको प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा समझा सकते हैं कि रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इनका प्रतिबिंब हमेशा कम चमक वाला और एक घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी दिशा नहीं बदलती? ये तो हम पढ़ चुके हैं, आवृत्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो किनकी प्रकृति होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 14 नंबर में विवर्तन झांझरी का उपयोग करने के लिए विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होता? तो विवर्तन पैटर्न और व्यापक दूर दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 के बाद 15 भी है। आकाश नीला लगता है। आकाश नीला लगता है, देखिए एक ही प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। आकाश नीला लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 यानी कि 10 सेंटीमीटर है। पानी में डुबोने पर यह कैसा कार्य करेगा? तो fl ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 21 पे। 21 नंबर क्या कह रहा है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहा जाता है। दृष्टि की खराबी को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो इनका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि मायोपिया वह बीमारी है। मायोपिया क्या है? कि वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या नहीं देख पाता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से मायोपिया में नहीं देखा जा सकता है। बीपीएससी टीचर वाले प्रश्न है ये। निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष के प्रयोग से उच्चारित किया जा सकता है। तो क्या उच्चारित किया जा सकता है? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, यह वह दोष क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस
सॉरी अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर होता है। यह कब होता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है ना, अवतल लेंस में। देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 26 में, कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ाता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं 27 नंबर में। क्या कह रहा है कि यदि किसी एनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इनकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आते हैं अब अगले प्रश्न पे कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होते हैं सौर भट्टी में। 29 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन 30, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं नाई की दुकान में यानी कि सैलून में? तो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं ताकि पीछे का दिख सके, कई प्रतिबिंब दिख सके। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। 32 नंबर देखते हैं, पढ़ने में कम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने से बड़े लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो दर्पण का प्रकार जो है वो अवतल दर्पण के प्रकार के जैसा हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 34 में, कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 35 नंबर, 35 नहीं है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ऊष्मा एवं गतिकी। इनको जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर हमारा क्या है कि ऊष्मा एवं गतिकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी हो जाएगी? तो 9 × 10⁸ जूल हो जाएगी ये ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव्य और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तो त्रिक बिंदु कहलाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक घटेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारण है। तो किसके कारण? उच्च विशिष्ट ऊष्मा कारण जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को कब ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न, कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इनके समरी को भी पढ़ते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम और उसका आयतन जो है न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जो है वो विकिरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं
कि 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या मान होगा इनका, तो इनका मान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 17 में 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला टॉपिक है तरंग गति। इनसे भी जो है बीपीएससी ने भर भर के प्रश्न पूछे हैं तरंग गति से। तो क्वेश्चन है लोलक की कार्य अवधि, तो लोलक की कार्य विधि कितनी है, टाइम पीरियड इसका क्या होगा, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये टाइम पीरियड इसका किसके ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्युत चुंबक तरंगे का वेग क्या होता है, तो विद्युत चुंबक तरंग का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या है, तो इनको देखेंगे। कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन है आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण किया जाता है, तो एक्स किरणें का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आज के इस पार्ट में हम लोग जो है फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक्स रे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो क्या विक्षेपित किया जा सकता है, तो एक्स रे जो है इनका चुंबकीय त्वरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण नहीं होती है। और इनकी खोज किसने की थी, एक्स रे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉजर्सटन ने की थी। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला टॉपिक है हमारा ध्वनि से। तो ध्वनि का क्या है, पहला क्वेश्चन कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके कारण निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के कारण निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम के दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित हो जाती है, तो किसमें अपरिवर्तित होती है, आवृत्ति में। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है, ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, वायु में। और प्रकाश में क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण बताइए, तो ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या करने की ठीक कोशिश करता है, तो ऐसा करने से वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 में 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो कैसा हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले रेगुलेटर के स्तर संगत हो जाएगा। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चंस में, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे को कहते हैं या फिर 20 हर्ट्ज से अधिक की कहते हैं, किसे कहते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति ध्वनि तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है, तो बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार क्या होगी इनका, 45 हर्ट्ज से लेकर के 64 किलो हर्ट्ज तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होगी, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो स्टील में ध्वनि की चाल इसमें अधिक होगी। अब आते हैं इनके कुछ समरी को देखते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। तो शुष्क ताप में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, 330 से 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाइड्रोजन में इसकी चाल क्या हो जाएगी, 1284।
अशुद्ध जल में क्या हो जाएगी 1498, समुद्री जल में 1531 अब आते हैं। और स्टील में जो है आपकी चाल क्या हो जाएगी 5960, एल्युमिनियम में 6420, लोहे में 5950 और कांच में 3980। यानी कि सबसे अधिक किस में होता है, स्टील में होता है ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः क्या होता है। तो इनका वेग जो होता है अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि 330 से 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम किसमें हो जाएगी, तो इस्पात में सबसे अधिक होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित में से एक तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो किससे व्यक्त किया जा सकता है, 1 जूल प्रति कूलम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो किससे पैदा की जा सकती है, यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नाभिक के रिएक्टर में नाभिक के विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व क्या है, यूरेनियम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी भी इस टेस्ट को लगाइए और देखिए कि कितने नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च क्या हो जाएगी। तो इनका खर्च जो है 1 इकाई हो जाएगा, 1 यूनिट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। तो यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान बताएंगे। इनको भी कैलकुलेट जब करेंगे तो 4.70 किलो ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सामान्यतः शुष्क सेल में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सामान्यतः शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो अमोनियम क्लोराइड में टूट जाता है, अपघटय होता है। अगला प्रश्न है कि एक यानी कि 1 एम ग्राम एवं 1 कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर आवेश वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम जूल क्या हो जाएगी। तो ईवी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो सही मेल क्या हो जाएगा इनमें, विद्युत मोटर और ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये भी सही है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यूरेनियम से बनता है। तो यूरेनियम से क्या बनता है, बिजली बनता है यूरेनियम से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है डायनेमो से। डायनेमो क्या है, तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि एसी करंट जो है कैसे उत्पन्न करते हैं। तो एसी करंट जो है वो डायनेमो से उत्पन्न करते हैं, डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं फाइटो इलेक्ट्रिक सेल। 15 नंबर क्वेश्चन। फाइटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय में प्राप्त होता है और जब सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश जो है विकिरण का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं चुंबक की सुई।
किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबक की सुई जो है उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, चुंबक का अनुचुंबक के सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये जो है प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर पे आते हैं, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाला युक्ति क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए उपयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो है टीन और शीशे एक मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये जो है आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 में देखते हैं कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो पंखे की रफ्तार जो है वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 25 में, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो नरम लोहा कहलाती है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? कि ऊष्मा की कम हानि हो। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, और विद्युत के चुंबक के क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है और चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? 2 होती है। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो कौन सी होती है? टंगस्टन धातु है जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। बिजली की खपत, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये जो है आपका वॉट के मापन पर आधारित होता है। जितना वॉट होगा उतना खर्च हो जाएगा। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली गिरने के दौरान जो है बिजली का निर्वहन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा गैर ओमहिक प्रतिरोधक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टॉर्च बल्ब करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 32 में, तो एक सीधे विद्युत धारावाही चालकों के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है। तो कैसी रेखाएं होती है? समांतर होती है, स्वकेंद्रित होती है या फिर अनेक होती है? तो क्या हो जाएंगे? तो स्वकेंद्रित हो जाएंगे। इनके आंसर क्या है? संकेंद्रित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा चालकता से है। तो चालकता का टॉपिक से प्रश्न है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये पद जो है I/R², विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी दिए गए कौन सा तार प्रतिरोध है? तो ये R=V/I हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो I/R², ये जो है किसी विद्युत सर्किट में शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें गुण होते हैं। तो कैसे गुण होते हैं अर्धचालक में? विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से क्या होती है? कम होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, गर्म करने पर
एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। अतिचालक का लक्षण है, क्वेश्चन नंबर 8, अतिचालक का लक्षण कैसा है, शून्य परग में आता है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट हो जाएगा। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है, तो ये इनमें से कोई नहीं। तो लेंज का नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल विद्युत का कुचालक है, तो नींबू का रस तो सुचालक है, नमकीन पानी भी सुचालक है, संतरे का रस भी सुचालक, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रबल विद्युत अपघटय चालकता होती है तो तनुकरण के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इनके अगले प्रश्न पे। नाभिकीय विखंडन जो है वो किसके संगत के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर जो है आधारित है। नाभिक के रिएक्टरों में D2O का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है, तो अल्फा जो है विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है, अल्फा किरण। 6 नंबर बात करें तो कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित होता है, तो अल्फा किरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ 7 नंबर में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान हो जाएगा, इनका करेक्ट आंसर। अब आते हैं दोस्तों, आज का प्रश्न जो है फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स आपके जितने भी बीपीएससी ने पूछे थे आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और एक ग्रुप में शेयर जरूर करें।